IRPM ऑनर्स का पार्ट 2 का पेपर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी है पेपर 4 के एग्ज़ामिनेशंस की। इसी क्रम में आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के पेपर 4 के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों तथा उसके आंसर को जानेंगे। और मैं आपको एक सूचना दे दूं कि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 2010 से 2022 तक के एग्ज़ामिनेशंस में पूछे गए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं पेपर 4 के, उन सभी का समाधान आज के इस वीडियो में किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, उसका 10 में 10 ऑब्जेक्टिव सटीक होगा, अर्थात उसे 20 मार्क्स आवश्यक रूप से एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। आप सभी को जानते ही हैं कि आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसमें आप सभी को सत्य या असत्य के रूप में जवाब देना होता है। और मैं एक बार पुनः बता दूं कि ये जो वीडियो है IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए है, जो कि पेपर 4 की तैयारी में लगे हुए हैं। और दूसरी बात जो है, ये सभी ऑब्जेक्टिव आप सभी के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं 2010 से 2022 के एग्जामिनेशंस के दौरान। तो चलिए वीडियो को क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, इंटरनेट लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि इंटरनेट हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का उदाहरण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण का उदाहरण होता है। इसीलिए एक का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, श्रेणी विधि कार्य विश्लेषण की एक विधि है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि श्रेणी विधि जो है हमेशा कार्य मूल्यांकन की विधि होती है, ना कि कार्य विश्लेषण की। इसीलिए 2 का भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कार्य मूल्यांकन के अंतर्गत मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूं कि कार्य मूल्यांकन की 3 मुख्य विधियों को आप सभी को याद रख लेना है, जिसमें कार्य श्रेणीकर विधि होता है, दूसरा बिंदु विधि होता है और तीसरा घटक तुलना विधि होता है। ये तीनों ही विधि कार्य मूल्यांकन की विधियां होती हैं। अब बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, फीडबैक संप्रेषण का एक भाग नहीं है। तो फीडबैक का अर्थ आप लोग समझ लीजिए, सूचना प्रेषक द्वारा दी जाने वाली सूचना को सुनकर प्राप्तकर्ता जो अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे ही फीडबैक कहा जाता है। और फीडबैक जो है संप्रेषण में अनिवार्य रूप से होता है, क्योंकि इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि आपने अगर किसी से कोई प्रश्न पूछा संप्रेषण करने के लिए, तो वो ज़रूर उसका जवाब देगा और वो अपना ज़रूर प्रतिक्रिया देगा, या फिर सर हिला देगा या फिर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो प्रतिक्रिया अवश्य देगा, अर्थात वो फीडबैक अनिवार्य रूप से देगा ही देगा। इसीलिए तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन फीडबैक संप्रेषण का एक भाग नहीं है, तो असत्य हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न है, कार्मिक प्रबंध का क्षेत्र आज बढ़ते जा रहा है। तो कार्मिक प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि अनेक सारे विषय शामिल किए जाते हैं। और चूँकि आज जो है आधुनिक भारत में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उद्योग, कल कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन दिन, अर्थात कार्मिक प्रबंध का भी महत्व बढ़ते जा रहा है। और महत्व अगर बढ़ता है तो इसका क्षेत्र में भी विस्तार होते जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, परिवेदना हमेशा वास्तविक होती है। तो परिवेदना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैं आप सभी को इसका एक्सप्लेनेशन भी इससे पहले करवा चुका हूँ कि परिवेदना कभी कभी वास्तविक हो सकता है, लेकिन बहुत बार ये काल्पनिक भी हो सकता है, मान्य भी हो सकता है, अमान्य भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो परिवेदना हमेशा वास्तविक होती है ऐसा कहना गलत होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, बिंदु विधि कार्य मूल्यांकन की एक विधि है। तो बिंदु विधि जो है हमेशा कार्य मूल्यांकन की विधि होती है। इसके साथ साथ कार्य श्रेणीकर विधि तथा घटक तुलना विधि भी कार्य मूल्यांकन की एक विधि हो जाती है। तो अतः 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बात करें 7 नंबर प्रश्न की, तो 7 नंबर प्रश्न है, कार्य विश्लेषण एवं कार्य मूल्यांकन एक ही प्रक्रिया है। तो कार्य विश्लेषण होता है कार्य का विश्लेषण करना, किसी भी कर्मचारी या श्रमिक के द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण करना कार्य विश्लेषण कहलाता है। जबकि कार्य मूल्यांकन के अंतर्गत
उस व्यक्ति ने जो या कर्मचारी ने जो भी काम किया है उससे क्या उत्पाद मिला किसी कंपनी को या नियोजक को, या क्या उसका आउटपुट था, उसे कार्य मूल्यांकन के रूप में देखा जाता है और दोनों में अंतर होता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कार्य विश्लेषण एवं कार्य मूल्यांकन एक ही प्रक्रिया है, तो एक ही प्रक्रिया नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब बात करें 8 नंबर प्रश्न की, तो 8 नंबर प्रश्न है मानव संसाधन प्रबंध एवं सेवी वर्गीय प्रबंध एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो जी हाँ, सेवी वर्ग प्रबंध या कार्मिक प्रबंध का आधुनिक नाम है मानव संसाधन प्रबंध, और दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। बस आप सभी को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मानव संसाधन प्रबंध जो है और अधिक विस्तृत हो चुका है, अतः दोनों में भिन्नता नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला गया है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 9 नंबर में है संप्रेषण एक तरफा प्रक्रिया होती है। तो मैं आप सभी को बहुत बार बता चुका हूँ इस प्रश्न का उत्तर कि संप्रेषण कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता, इसमें न्यूनतम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अधिकतम अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अतः ये कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न 10 नंबर की, नियोजक के लिए प्रोन्नति अनिवार्य है। तो मैंने इसके बारे में पहले भी आप सभी को बताया है कि पदोन्नति कभी भी अनिवार्य नहीं होता है, पदोन्नति को ही प्रोन्नति बोला जाता है और इंग्लिश में इसे प्रमोशन बोला जाता है। ये कभी भी नियोजक के लिए अनिवार्य नहीं होता, ये नियोजक की इच्छा पे और कंपनी या उद्योग या नियोजक की आवश्यकताओं पे डिपेंड करता है कि वो किसी कर्मचारी को प्रमोशन दे या ना दे। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो प्रशिक्षण एक सतत या निरंतर प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण हमेशा सतत या निरंतर किसे कहते हैं? जो कंटिन्यूअसली जो क्रिया होती है उसे सतत या निरंतर प्रक्रिया कहा जाता है। और प्रशिक्षण एक ऐसी ही प्रक्रिया है क्योंकि काम के दौरान हम लोग को निरंतर जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कार्य मूल्यांकन कर्मचारियों का मूल्यांकन है। तो कार्य मूल्यांकन कभी भी कर्मचारियों का मूल्यांकन नहीं होता, ये कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन होता है, अर्थात 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की अगर बात करूं तो प्रशिक्षण की महत्ता गिरती जा रही है। अगर उद्योग कल कारखाने उद्योग धंधे जो है औद्योगिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाइयाँ यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर बढ़ रहा है तो प्रशिक्षण की महत्ता और क्षेत्र बढ़ती जाएगी, ना कि घटेगी, अर्थात 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है अनुशासन थोपी गई प्रक्रिया है। तो कई बार आपने देखा है बहुत सारे उद्योगों में या कारखानाओं में अनुशासन के नाम बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है नियम कानून लगा दिए जाते हैं, और उस समय कर्मचारियों या श्रमिकों को लगता है कि कंपनी हम लोग का शोषण कर रहा है अनुशासन या नियम के नाम पे, अर्थात ये ऐसा माना जा सकता है कि ये एक प्रकार का थोपा गया प्रक्रिया है जो कि श्रमिकों या कर्मचारियों पे थोपा जाता है, अर्थात 14 नंबर का जो आंसर होगा वो सत्य होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है संवाद संप्रेषण का प्रथम चरण है। तो संवाद का इंग्लिश होता है मैसेज, और आप सभी को याद रखिए संप्रेषण का प्रथम चरण जो है प्रेषक होता है, ना कि संवाद। प्रेषक के बाद संवाद आता है, संवाद के पश्चात प्राप्तकर्ता आता है, इसीलिए संप्रेषण का प्रथम चरण क्या होगा? प्रेषक। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है संवाद प्रेषण का प्रथम चरण है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न विवाद परिवेदना की बाद की स्थिति है। तो जी हाँ, परिवेदना के बाद की स्थिति विवाद हो जाता है, कारण ये है जब कोई शिकायत गंभीर हो जाता है तो वो परिवेदना का रूप ले लेता है, और परिवेदना अगर किसी कर्मचारी या श्रमिकों के समूह में व्याप्त हो जाती है तो वो असंतोष का कारण ले लेता है, और ये असंतोष औद्योगिक विवाद को बढ़ावा देता है, अर्थात विवाद जो है
परिवेदना के बाद का चरण होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 17 नंबर प्रश्न है, पदोन्नति कार्मिक क्रियाकलाप के अधीन आता है। तो आप सभी को थोड़ा देर पहले ही देखे कि कार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण, पदोन्नति आदि बहुत सारे क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं और पदोन्नति भी कार्मिक क्रियाकलाप के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत होता है। रोजगार कार्यालय को कभी कभी आपको नियोजनालय के नाम से भी देख सकेंगे, और नियोजनालय पूछे या रोजगार कार्यालय पूछे, दोनों का ही इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है। तो आप इंग्लिश टर्म को देख लीजिएगा और वहाँ से बोल दीजिएगा, दोनों ही जो है भर्ती का बाह्य स्रोत होते हैं। यानी कि भर्ती का बाह्य स्रोत कहने का अर्थ हो गया कि इसमें कंपनी के अंदर कार्यरत किसी कर्मचारी के संबंधी, मित्र या उसका प्रमोशन या हस्तांतरण नहीं किया जाता है, बल्कि एक अलग ही व्यक्ति को, जो कि कभी संस्थान या उद्योग से ना जुड़ा हो, वैसे व्यक्ति की तलाश कर उसको कार्य पे लगाया जाता है। अर्थात रोजगार कार्यालय या नियोजनालय जो है भर्ती का बाह्य स्रोत होता है, और इस रोजगार कार्यालय या नियोजनालय में बेरोजगार लोग अपना रिज्यूम जमा करते हैं ताकि उनको नौकरी की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत होता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, श्रम संघ भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो मैं आप सभी को बताऊं कि श्रम संघ हमेशा भर्ती का बाह्य स्रोत होता है, क्योंकि विभिन्न श्रम संघ विभिन्न जो है औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संबद्ध होते हैं, और श्रम संघ के अंतर्गत बाह्य स्रोतों से भर्ती की जाती है, अर्थात ये भर्ती के बाह्य स्रोत का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आंतरिक बोला गया है और लेकिन श्रम संघ भर्ती का बाह्य स्रोत होता है। ठीक है, इसीलिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पदोन्नति भर्ती का बाह्य स्रोत है। तो जी नहीं, पदोन्नति का अर्थ ही हो गया किसी उद्योग या कारखाना में कार्यरत कर्मचारी की प्रमोशन करना, अर्थात उसके पद को उच्च करना, निम्न पद से उच्च पद की ओर उसे पदस्थ करना ही प्रमोशन कहलाता है। और ये हमेशा कार्य कर रहे व्यक्तियों के साथ होता है, ना कि बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति के साथ। अर्थात पदोन्नति जो है भर्ती का आंतरिक स्रोत माना जा सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ बोला है बाह्य स्रोत, लेकिन है क्या? पदोन्नति आंतरिक स्रोत। ठीक है, तो 20 का आंसर असत्य। ठीक है, फॉल्स। 21 नंबर प्रश्न है, विक्रय कार्मिक क्रियाकलाप के अधीन आता है। तो आप सभी को इसको जस्टिफाई कीजिए इस प्रकार से कि कोई भी कंपनी है, उद्योग है या औद्योगिक प्रतिष्ठान है, तो वहाँ कार्मिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण, पदोन्नति, ये सभी क्रिया करने का उद्देश्य एक ही होता है कि वो जो भी उत्पाद बना रहे हैं उसका बिक्री करना। तो विक्रय भी जो है कार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, अतः इसका आंसर सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना नंबर प्रश्न था? 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य होगा, ट्रू होगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, कार्य विश्लेषण का मुख्य उपयोग चयन हेतु किया जाता है। तो जी हाँ, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत किसी कर्मचारी के कार्य का बारीकी से जो है बारीकी से अध्ययन किया जाता है, और ये उसके चयन का आधार भी होता है। अर्थात हम ये ऐसा कह सकते हैं कि कार्य विश्लेषण जो है चयन का आधार होता है। तो ये मुख्य काम भी होगा कार्य विश्लेषण का। तो ठीक है, काम ना बोल के इसे उपयोग बोला जाए तो बेटर रहता है। तो कार्य विश्लेषण का मुख्य उपयोग जो है भर्ती या चयन के रूप में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, भर्ती का अर्थ लोगों को काम से छांटना है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। भर्ती का अर्थ ही होता है कहीं पे शामिल होना, किसी उद्योग में, किसी शिक्षण संस्थान में या किसी अन्य प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल होना ही भर्ती कहलाता है। और भर्ती का अर्थ होता है शामिल होना, ना कि कार्य से छांटा जाना। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, 23 का आंसर असत्य या फॉल्स। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, प्रोन्नति हमेशा वित्तीय लाभ से जुड़ा होता है। तो कई बच्चे इसमें डायरेक्ट देखेंगे
प्रोन्नति है यानी कि प्रमोशन हुआ तो मार दो, एकदम वित्तीय लाभ से जुड़ा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार देखा गया है ऐसा कि कर्मचारी का प्रमोशन तो हो रहा है लेकिन उसके आय में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। इसके विपरीत उसके दायित्व जो है और बढ़ जा रहे हैं, उसके ऊपर कार्य का भार और ज़्यादा आ जा रहा है, लेकिन वित्तीय लाभ उसे नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ये पदोन्नति हमेशा जो है वित्तीय लाभ से नहीं जुड़ा होता है। ये कई कई बार जो है दायित्व या कार्य के भार से भी जुड़ा रहता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर, कार्य विश्लेषण कार्य अध्ययन कहलाता है। तो कार्य के अध्ययन को ही कार्य विश्लेषण कहा जाता है। ये आप परिभाषा में ही देख सकते हैं, इसीलिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्य का गंभीरता से विचार विमर्श करना, उसका अध्ययन करना ही कार्य विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो 25 का आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न, कार्मिक प्रबंध मानव का प्रबंध है। कार्मिक प्रबंध है जो मानव संसाधन प्रबंध का पुराना नाम था कार्मिक प्रबंध, अर्थात इसके अंतर्गत मानव संसाधनों तथा मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव का प्रबंध किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, कार्मिक प्रबंध भी मानव का प्रबंध है और इस मानव के प्रबंध के अंतर्गत हम उनका भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण इत्यादि क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो 26 का आंसर सत्य, ट्रू। 27 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार एक प्रकार का संप्रेषण है। तो जी हाँ, साक्षात्कार एक प्रकार का संप्रेषण होता है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं या प्रश्नोत्तरी जो है करते हैं। तो साक्षात्कार एक प्रकार का संप्रेषण होता है, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि एक साक्षात्कार विधि होती है जो कि कार्य विश्लेषण से संबंधित होती है। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार संप्रेषण का एक उदाहरण होता है। ठीक, अब 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो 28 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण प्रभावी एक तरफा संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब संप्रेषण एक तरफा हो जाता है तो वो संप्रेषण बन ही नहीं पाता है, क्योंकि संप्रेषण के लिए मिनिमम 2 साइड्स की ज़रूरत होती है, 2 हैंड्स की ज़रूरत होती है। यानी कि दोनों तरफ से जब वार्तालाप किया जाता है तो उसे जो है संप्रेषण कहा जाएगा। ठीक है, अर्थात एक तरफा संप्रेषण कभी भी प्रभावी संप्रेषण नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावी संगठन के लिए एक तरफा संप्रेषण अनिवार्य है। तो एक तरफा नाम का कोई संप्रेषण ही नहीं होता है, तो ये अनिवार्य कैसे हो सकता है, वो भी एक प्रभावी संगठन के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा, फॉल्स होगा। अब बात करें 30 नंबर प्रश्न की, तो 30 नंबर प्रश्न है, कार्मिक प्रबंध में भर्ती अंतिम प्रक्रिया होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, किसी भी कार्मिक प्रबंध का प्रथम प्रक्रिया जो होता है ना, वो भर्ती होता है। यहाँ बोला गया है अंतिम प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भर्ती होता है, तब जाके उसका चयन होता है, तब उसका प्रशिक्षण होता है, तब कार्य मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण इत्यादि प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत भर्ती शुरुआती प्रक्रिया है, ना कि अंतिम प्रक्रिया। इसीलिए 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, एक प्रभावी संगठन है तो दो तरफा संप्रेषण अनिवार्य है। तो जी हाँ, दो तरफा संप्रेषण जब रहेगा तभी वो एक प्रभावी संगठन के लिए मददगार सिद्ध होता है। अर्थात एक प्रभावी संगठन बनने के लिए दो तरफा संप्रेषण की आवश्यकता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कर्मचारी और श्रमिक यहाँ नियोजक के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन नियोजक जो है उसके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये कभी भी संप्रेषण, जब भी एक प्रभावी संगठन बनेगा तो उसमें दो तरफा संप्रेषण की अनिवार्यता होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, पदोन्नति नियोजक के लिए लाभकारी होता है। तो जी हाँ, पदोन्नति जो है नियोजक के लिए भी लाभकारी होता है। कर्मचारी के लिए तो लाभकारी होता ही है, क्योंकि उसके आय के बढ़ने की उसमें संभावना होती है। नियोजक के लिए किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है? क्योंकि पदोन्नति जब किसी कर्मचारी का किया जाता है तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है, जिसके कारण वो हो सकता है पहले की तुलना में दुगने क्षमता से जो है अपने कार्य को करे। अर्थात
पदोन्नति से नियोजक तथा कर्मकार दोनों को ही लाभ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, घटक तुलना विधि कार्य मूल्यांकन की एक पद्धति है। तो घटक तुलना मैंने बताया, ये घटक तुलना विधि हो गया, आपका बिंदु विधि हो गया और कार्य श्रेणीकर विधि हो गया, ये तीनों ही कार्य मूल्यांकन की विधियां हैं, इसीलिए इसका आंसर सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, नियोजनालय भर्ती का बाह्य स्रोत है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही आप सभी को बताया कि नियोजनालय बोले या रोजगार बोले, रोजगार कार्यालय बोले, दोनों का इंग्लिश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है और ये भर्ती का बाह्य स्रोत होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर, प्रशिक्षण एक कार्मिक प्रक्रिया नहीं है। तो 35 नंबर प्रश्न जो है, प्रशिक्षण एक कार्मिक प्रक्रिया नहीं है। हम लोग कितने बार चर्चा कर चुके हैं कि प्रशिक्षण कार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आता ही है, अर्थात प्रशिक्षण एक कार्मिक क्रियाकलाप होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, शिकायत परिवेदना के पूर्व का चरण है। तो जी हाँ, जब कोई शिकायत ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो वो परिवेदना का रूप ले लेता है, और ये परिवेदना के पहले का चरण होता है। अगर शिकायत नॉर्मल हो तो वो परिवेदना का रूप नहीं लेता है, लेकिन शिकायत अगर गंभीर हो जाता है तो वो परिवेदना का रूप ले लेता है, और परिवेदना जो है बाद में विवाद का रूप ले लेता है। अर्थात शिकायत परिवेदना के पहले का चरण है, जबकि विवाद परिवेदना के बाद का चरण होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नंबर प्रश्न की तो 37 नंबर प्रश्न है, फैसलों का अध्ययन, जिसे इंग्लिश में केस स्टडी कहा जाता है, प्रशिक्षण की एक विधि है। तो ये जी हाँ, केस स्टडी जो है हमेशा प्रशिक्षण की एक विधि होती है, जिसके अंतर्गत किसी एक विशिष्ट विषय का समुचित रूप से समुचित कारकों को ध्यान में रख के उसका अध्ययन किया जाता है, और फैसलों का अध्ययन प्रशिक्षण का एक विधि होता है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, रेडियो लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। बहुत ही आसान प्रश्न है, रेडियो लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। तो जी नहीं, लिखित संप्रेषण का उदाहरण नहीं होता, ये श्रव्य संप्रेषण का उदाहरण होता है। इसीलिए 38 का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, 39 नंबर प्रश्न, औपचारिक संदेशवाहन संप्रेषण का एक प्रकार है। तो जी हाँ, औपचारिक संप्रेषण जो है औपचारिक संदेशवाहन संप्रेषण का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, सूचना पट लिखित संप्रेषण का उदाहरण। सूचना पट, जिसे इंग्लिश में नोटिस कहा जाता है। आप कभी कॉलेज में गए होंगे तो आपने देखा होगा, नोटिस बोर्ड एक बना होता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कागज जो है साटा हुआ रहता है, और वहाँ उसमें बहुत सारे बात लिखे होते हैं, तो उसी को नोटिस बोला जाता है। वो नोटिस जो है एक लिखित संप्रेषण का उदाहरण होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब बात करें 41 नंबर प्रश्न की, तो 41 नंबर प्रश्न, नियोजन एक कार्मिक प्रक्रिया है। तो जी हाँ, नियोजन एक कार्मिक प्रक्रिया होती है, और हालांकि मैंने उस समय भर्ती बता दिया था कि कार्मिक प्रक्रिया पहला क्या होता है? भर्ती होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्मिक प्रक्रिया पहला जो होता है वो नियोजन होता है, नियोजन के बाद ही यानी कि प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद ही आगे की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये भी नियोजन भी एक कार्मिक क्रियाकलाप होता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भाषा की जटिलता संप्रेषण में बाधक है। तो जी हाँ, भाषा की जटिलता संप्रेषण में बाधक होती है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भाषा आपको समझ में नहीं आ रहा है और सामने वाला आपसे बोले जा रहा है, जैसे कि अगर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति आके यहाँ पे मराठी बोलने लगे आपसे और आप ना समझ पाए, तो ये भाषा की जटिलता कहलाएगी और ये संप्रेषण में बाधक होता है। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आदर्श परिवेदना निवारण श्रमिकों को न्याय दिलाता है। तो आदर्श परिवेदना जो निवारण की पद्धति की गई है वो हमेशा श्रमिकों को न्याय दिलाता है, और वो कोशिश करता है कि औद्योगिक शांति बनी रहे, और इसी संदर्भ में वो जो है श्रमिकों को न्याय दिलाने का प्रयास भी करता रहता है। अर्थात आदर्श परिवेदना निवारण
जो प्रक्रिया है वो श्रमिकों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 44 नंबर प्रश्न है, परिवेदना कर्मचारी का मनोबल बढ़ाता है? तो जी नहीं। परिवेदना अगर होगा, किसी के मन में, परिवेदना किसे कहते हैं मैं आप सभी को बता दूं, जब कोई शिकायत उग्र रूप धारण कर ले या गंभीर रूप धारण कर ले तो श्रमिकों या कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो परिवेदना कहलाता है। ठीक है। और ये परिवेदना हमेशा कर्मचारियों के मनोबल को घटाएगा, ना कि बढ़ाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अनुगम परिवेदना निवारण में सहायक है? तो जी हाँ, अनुगम की जो विधि होती है वो परिवेदना निवारण में सहायक होती है। ठीक है। इसलिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न्यायोचित है? तो जी हाँ, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न्यायोचित मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी जाति, धर्म या अन्य प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। जो ज़्यादा वरिष्ठ होगा उसको उतना ही उच्च पोस्ट दिया जाएगा, और ये मेरे ख्याल में न्यायोचित भी होता है, क्योंकि इसमें ना जात देखा जाता है, ना ही उसका धर्म, ना ही अन्य प्रकार का उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है। अर्थात वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न्यायोचित होता है। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, प्रदर्शन विधि प्रशिक्षण की एक विधि है, तो जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा जाता है प्रदर्शन विधि को, और ये प्रशिक्षण की एक विधि होती है जिसके अंतर्गत किसी कर्मचारी को कोई कार्य करके दिखाया जाता है कि आप भी इस प्रकार से कार्य करिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, अवलोकन विधि कार्य मूल्यांकन से संबंधित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि अवलोकन विधि जो है प्रशिक्षण से संबंधित होती है, जिसके अंतर्गत ऑब्जर्वेशन किया जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है। तो 49 नंबर प्रश्न का क्या बोला मैंने? अवलोकन विधि कार्य मूल्यांकन से संबंधित होती है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अवलोकन विधि प्रशिक्षण से संबंधित होती है। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, अभिलेख विधि कार्य विश्लेषण की विधि है? तो जी हाँ, अभिलेख विधि जो है ना वो कार्य विश्लेषण की विधि होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली विधि कार्य विश्लेषण से संबंधित होता है? तो जी हाँ, प्रश्नावली विधि जो है ना कार्य मूल्यांकन से संबंधित होता है।